प्रेम को जब भी खाने की खुशबू आती है, वह बिना देखे ही पहचान जाता है कि यह स्वाद अनुपमा के हाथों का है। उसकी आत्मा से जुड़ी इस पहचान में एक अटूट डोर है जो उसे हर बार अनुपमा तक खींच लाती है। लेकिन आज जब प्रेम को फिर वही खास खुशबू महसूस हुई, तो उसके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे जहां अनुपमा ने दबे पांव एक बार फिर किसी की मदद कर चुपचाप निकल जाने की ठानी थी ताकि प्रेम से आमना सामना न हो। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। प्रेम जो उसकी यादों की परछाई में जीता आया था, उसके पीछे पीछे पहुंच ही जाता है और उसे पकड़कर ऐसा कुछ कहता है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते थे। पर उससे पहले कहानी हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां अनुपमा इस बार अपनी यात्रा ट्रेन से कर रही होती है। ट्रेन की भीड़भाड़ और शोर के बीच अनुपमा की नजर एक कोने में बैठी एक छोटी सी लड़की पर जाती है, जिसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आती हैं। वह लड़की सिसकते हुए बताती है कि दिन भर काम करने के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पा रही और एक क्लिप्स का बॉक्स बेचकर जो पैसे उसे असली मालिक को देने थे, वो नहीं दे पाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न तो वह घर चला पाएगी और न ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगी। अनुपमा उसे दिलासा देती है, कहती है कि तुम चिंता मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो और यह क्लिप्स मैं बेच दूंगी। अनुपमा ट्रेन में बैठी दूसरी महिलाओं से बात करती है, जो उससे पूछती हैं कि क्या यह उसका नया काम है। वह मुस्कुराकर बताती है कि यह किसी मजबूरी से उपजा नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद करने का माध्यम है। वह लड़की मेहनती है, पढ़ना चाहती है और मैं चाहती हूं कि किसी की पढ़ाई पैसे के कारण अधूरी न रह जाए। उसकी बातें सुनकर महिलाएं उसकी तारीफ करने लगती हैं और कई लोग उससे क्लिप्स खरीद लेते हैं। उसी वक्त अनुपमा को एक कॉल आता है और जैसे ही कॉल कट होता है, वह आंखें बंद कर कान्हा जी का धन्यवाद करती है, बार बार कहती है कि आपने मेरी मदद कर दी, धन्यवाद धन्यवाद। उधर किंजल पाखी के कमरे में जाती है कुछ सामान देने के लिए। कमरे की हालत देखकर वह स्तब्ध रह जाती है, चारों ओर गंदगी फैली होती है। पाखी उसे देखकर चिढ़ जाती है और सवाल करती है कि उसे उसके कमरे में आने की क्या जरूरत थी। किंजल जवाब देती है कि वह सिर्फ सामान देने आई थी, वरना तो पाखी हर छोटी बात पर हंगामा खड़ा कर देती है। किंजल कहती है कि उसे समझ नहीं आता, काम भी नहीं करती, खाना भी बाहर से मंगवाती है, फिर भी कमरा ऐसा क्यों? कम से कम साफ सुथरा तो रखो। पाखी बिफर पड़ती है और कहती है कि वह कोई घर वालों से पैसे नहीं लेती, सब कुछ अपने दम पर करती है और जल्दी ही अपनी बेटी ईशु के साथ चले जाएगी। किंजल उसे बेशर्म कहती है, लेकिन पाखी पलटकर कहती है कि ईशु उसकी इकलौती बेटी है, वह उसी के साथ रहेगी। और वैसे भी याद रखो, अगर ईशु ने राजा को न छोड़ा होता तो तुम्हारी बेटी परी को वो कभी नहीं मिलता। किंजल गहरी सांस लेकर कहती है कि मिलना न मिलना भगवान के हाथ में है, लेकिन वह फिर भी चाहती है कि ईशु को समझदार और उसे प्यार करने वाला जीवन साथी मिले। पाखी फिर से बदतमीजी पर उतर आती है और किंजल को वहां से जाने को कहती है। किंजल के जाने के बाद पाखी बड़बड़ाती है कि कमरा इतना भी गंदा नहीं, वैसे भी उसे ईशु के आलीशान घर में जाना है। इस पूरे गहमागहमी के बीच बापूजी अंश को समझाते हैं कि प्रार्थना खुद आत्मनिर्भर है, वह कहीं भी रह सकती है, चाहे दोस्तों के घर या रेंट पर। इसलिए उसकी चिंता मत कर। जो कुछ हुआ वो देखकर जरूर बुरा लगा, लेकिन अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। उसी वक्त अंश के मोबाइल पर कॉल आता है, कॉल सिटी हॉस्पिटल से होता है। वह सुनते ही घबरा जाता है क्योंकि उसे बताया जाता है कि प्रार्थना वहां एडमिट है। बिना एक पल गवाए वह दौड़ता हुआ हॉस्पिटल की ओर भागता है। इधर अनुपमा ने सभी क्लिप्स बेचकर जो पैसे कमाए वह उस लड़की को दे देती है। लड़की की आंखों में कृतज्ञता होती है, वह कहती है कि आपने न सिर्फ मेरी पढ़ाई बचाई बल्कि मेरी उम्मीद भी लौटा दी। वह अनुपमा को दिल से दुआएं देती है और कहती है, लगता है कान्हा जी ने आपको मेरी मदद के लिए ही भेजा है। उधर अंश हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रार्थना को देखकर उसे जोर से गले लगा लेता है। बा और बापूजी दोनों ही ये देख रहे होते हैं। अंश पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, क्या यह सब गौतम ने किया? वह बौखला कर कहता है कि वह गौतम को छोड़ेगा नहीं।
लेकिन प्रार्थना उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वह अब गौतम की कोई बात नहीं सुनना चाहती और न ही उससे कोई लड़ाई। उसे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है कि कहीं उसके गिरने से उस पर कोई असर न हुआ हो। अगले दृश्य में अनुपमा एक नई जगह पर काम करने के लिए पहुंचती है। उसे वहीं से कॉल आया था। एक औरत उसे बताती है कि अहमदाबाद से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं जो गुजराती खाना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन वह भूल गई थी कि वे वेजिटेरियन हैं। इसलिए उसे इतनी अर्जेंसी में अनुपमा को बुलाना पड़ा। अनुपमा शांति से जवाब देती है कि चिंता मत करें, वह सब संभाल लेगी। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां प्रेम अनुपमा की खुशबू को फिर से पहचान चुका है और उसके करीब पहुंचने ही वाला है। दोनों की किस्मतों की डोर एक बार फिर टकराने को तैयार है, लेकिन क्या यह टकराव उन्हें और करीब लाएगा या फिर एक और जुदाई की ओर ले जाएगा, यह जानना अभी बाकी है। अनुपमा जैसे ही उस घर में पहुंचती है, वहां की मालकिन तुरंत कहती है कि अहमदाबाद से एक खास पार्टी आई है जिन्हें गुजराती खाना बेहद पसंद है, और चूंकि वे वेजिटेरियन हैं, इसलिए उसे फौरन किसी भरोसेमंद कुक की जरूरत थी। अनुपमा नरमी से जवाब देती है, कोई बात नहीं, मैं खाना बना दूंगी, आप सबसे पहले मेरा बैग चेक कर लीजिए। लेकिन उस औरत का जवाब कुछ और ही था, नहीं नहीं, हमें आप पर भरोसा है। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो जाता है और उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जब उसे चोर समझकर एक घर में बेइज्जत किया गया था। उन दिनों की महिलाएं उसका बैग चेक कर रही थीं, उसके साथ बदसलूकी कर रही थीं और आखिरकार एक महिला ने तो उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। अनुपमा का दिल जैसे एक बार फिर चुभने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए मन ही मन कहती है, मुंबई में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, और वो बिना वक्त गवाए खाना बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही अनुपमा रसोई में जुटती है, तभी वहां अनिल और प्रेम कोठारी आ जाते हैं। इन दोनों का नाम सुनते ही अनुपमा का दिल जैसे रुक जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है और मन में डर और पछतावे की लहर दौड़ जाती है। वह सोचने लगती है, क्या प्रेम मुझे पहचान लेगा? उसे वह पहला दिन याद आता है जब राही से उसकी तीखी मुलाकात हुई थी। राही ने अनुपमा को सीधे सीधे कह दिया था कि वह उसके और प्रेम के जीवन से हमेशा के लिए दूर रहे, वह नहीं चाहती कि अनुपमा उनकी जिंदगी में लौटे। राही ने यह भी कहा था कि वह कभी भी उसे माफ नहीं करेगी। आज उसी प्रेम के इतने करीब अनुपमा फिर से है, मगर वह सिर्फ एक खाना बनाने वाली बनकर। जब एक क्लाइंट प्रेम से पूछता है कि उसकी पत्नी राही कहाँ है, तो प्रेम बताता है कि राही अहमदाबाद में है और डांस एकेडमी खोलने में व्यस्त है। अनुपमा को अचानक वह वक्त याद आता है जब वह, राही और प्रेम एक ही रसोई में साथ काम करते थे। उस वक्त तीनों एक दूसरे की पसंद का खाना बनाते, हंसी मजाक करते और एक ही छत के नीचे एक सजीव रिश्ते की तरह रहते थे। पर अब वह सब बीती बातें हैं। अनुपमा की जिंदगी अब उन यादों के सहारे चल रही है। उधर माही रसोई में खाना बना रही होती है, क्योंकि राही की गैरमौजूदगी में घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई है। माही प्रेम को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। तभी वसुंधरा कोठारी रसोई में आती है और माही को किचन में देखकर चौंक जाती है। माही झेंपते हुए कहती है, मोटी बा, राही बाहर गई है, इसलिए मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा है। बहुत समय बाद किचन में आई हूँ, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। वसुंधरा उसे गौर से देखती है और कहती है, तू इस घर का काम अच्छे से कर रही है, लेकिन मुझे साफ दिख रहा है कि तू प्रेम और राही के बीच आना चाहती है। माही गंभीर हो जाती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि वसुंधरा उसे सख्त लहजे में समझाती है, तू ऑफिस जा रही है क्योंकि हमने तुझे इजाजत दी है, लेकिन याद रख, तू यहाँ एम्प्लॉय है, मालकिन नहीं। मालकिन अभी भी राही और पराग कोठारी हैं। चाहे हमारे बीच कितनी भी अनबन हो, हम अपने रिश्ते नहीं तोड़ेंगे। और अगर तू दोबारा प्रेम के करीब आती दिखी, तो इस घर से तुझे धक्के मारकर निकाल देंगे। उधर अनुपमा अपने मन में बीते हुए लम्हों को दोबारा जी रही होती है। वह सोचती है कि चाहे कितनी भी तकलीफें आई हों, उसका परिवार साथ था। वे सभी मिलकर दुखों का सामना करते थे और आज वह अकेली है, बस अपने अतीत की परछाइयों में खोई हुई।
इसी बीच कहानी कटती है अंश की ओर, जो अस्पताल में प्रार्थना से मिल रहा होता है। अंश उसे समझा रहा होता है कि उसे अभी ऑफिस नहीं जाना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। लेकिन प्रार्थना कहती है कि अगर वह ऑफिस नहीं जाएगी तो अपने और अपने बच्चों के खर्च कैसे उठाएगी। वह अंश को एक लंबी लिस्ट दिखाती है जिसमें स्कूल फीस, मेडिकल खर्च, किराया और रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं। अंश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में कहता है, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेम उसी दौरान अपने क्लाइंट से आर्यन की दुर्घटना का जिक्र करता है और कहता है कि इस हादसे के बाद उसकी मां को अक्सर पैनिक अटैक आते हैं और पराग कोठारी ने पूरा बिजनेस छोड़ दिया है। अब सारा बोझ उसके कंधों पर है, इसीलिए उसने शेफ बनने का सपना छोड़कर कॉरपोरेट की दुनिया को अपना लिया। यह सुनते ही अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुद को ही इस सब का कारण मानती है। वह सोचती है, मेरे कारण ही प्रेम को उसका सपना छोड़ना पड़ा। खाना खत्म करते हुए प्रेम को अचानक महसूस होता है कि इस खाने की खुशबू, इसका स्वाद और वह अपनापन कुछ जाना पहचाना सा है। वह मन ही मन सोचता है, यह खाना कहीं न कहीं उसी ने बनाया है, मेरी अनुपमा ने, मेरी अनुमा। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। लेकिन अनुपमा और प्रेम के बीच की भावनाएं अभी भी अधूरी हैं, जैसे अगले मोड़ पर कुछ बड़ा घटने वाला हो।